नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे मध्यमा अंगुली, जो बीच की बड़ी अंगुली होती है उस पर बनने वाली रेखाओं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने तर्जनी अंगुली पर बनने वाली रेखाओं के बारे में समझा था। इस वीडियो में मध्यमा अंगुली पर बनने वाली रेखाओं के बारे में समझेंगे। जिस प्रकार से हथेली में रेखाएं बनती हैं उनका महत्व है, उसी प्रकार से अंगुलियों पर बनने वाली रेखाओं का भी बहुत विशेष महत्व होता है, अतः आप इसको समझिए। साथियों, अब हम समझते हैं मध्यमा अंगुली पर बनने वाली रेखाओं के बारे में। यह जो बीच की अंगुली बड़ी अंगुली होती है, इसी को मध्यमा अंगुली बोला जाता है। मध्यमा अंगुली। साथियों, इस अंगुली के जो ये ऊपर वाला प्रथम पोर होता है, इसके ऊपर यदि एक खड़ी रेखा हो, ये बहुत बारीक रेखाएं होती है, कई बार तो इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है, बहुत बारीक बारीक रेखाएं होती है। यदि यहाँ पर सिर्फ एक ही खड़ी रेखा हो प्रथम पोर पर, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि बहुत मंद होती है, बुद्धि बहुत कम होती है ऐसे व्यक्ति में। ऐसे व्यक्ति को मंद बुद्धि भी हम बोल सकते हैं। किंतु मंद बुद्धि होते हुए भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके पास धन की और प्रभाव की कोई कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति बहुत धनी होते हैं और उनका प्रभाव भी बहुत होता है, लेकिन ये बुद्धि से मंद बुद्धि वाले होते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे पर्व के बारे में। यदि दूसरे और तीसरे पर्व पर एक रेखा या दो रेखाएं बनी हुई हो, जो प्रथम या द्वितीय और तृतीय पर्व है, इसके ऊपर यदि दो या तीन खड़ी रेखाएं बनी हुई होती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के पास में बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है, और धन और वैभव की भी ऐसे व्यक्ति के पास में कोई कमी नहीं होती। और ऐसा व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने वाला होता है और अपनी बुद्धि के द्वारा असंभव कार्यों को भी संभव करने वाला होता है। यदि तीसरे पर्व के ऊपर, ये जो तीसरा पर्व होता है हथेली से जुड़ा हुआ होता है, इसको तृतीय पर्व बोला जाता है। इस पर्व पर यदि अकेले पर ही दो या तीन खड़ी रेखाएं हो, एकदम सीधी स्पष्ट रेखाएं हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है वह कठिन कार्यों को करना ही पसंद करता है, और कठिन से कठिन कार्यों में भी ऐसा व्यक्ति सफल हो जाता है, और सफलता ऐसे व्यक्ति के कदम चूमती है। अब हम अन्य प्रकार की रेखाओं के बारे में बात करें। यदि ये प्रथम पर्व है, इसके ऊपर एक खड़ी आड़ी रेखा बन जाए, या फिर टेढ़ी रेखा बन जाए, या फिर यहाँ पर इस प्रकार से घुमावदार रेखा यहाँ पर बन जाए, इसी रेखाओं को लहरदार रेखा भी बोला जाता है। तो ये तीनों तरह की रेखा यदि प्रथम पर्व पर बनती है तो ये शुभ नहीं होती है। इन तीन तरह की रेखाओं में यदि एक तरह की रेखा भी बन जाए, आड़ी रेखा, टेढ़ी रेखा या लहरदार रेखा, तो वो अशुभ होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसे प्रथम पर्व पर रेखा बन जाती है, उस व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो भी स्थिर नहीं रह पाते। अतः यहाँ पर ये तीन प्रकार की रेखाएं बनी हुई ठीक नहीं होती है। यदि इसी प्रकार की रेखाएं दूसरे पर्व के ऊपर आड़ी रेखा, टेढ़ी रेखा या लहरदार रेखा यहाँ पर बन जाए दूसरे पर्व पर, इनमें से कोई एक रेखा भी यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाए, तो उस व्यक्ति के साथ में बार बार दुर्घटनाएं होती है, और ऐसे व्यक्ति के घाव लगते हैं, और बार बार उसके साथ में दुर्घटनाएं घटित होती रहती है, जिसके दूसरे पर्व पर इस प्रकार के रेखाएं बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे पर्व के ऊपर। यदि तीसरे पर्व पर टेढ़ी रेखा या आड़ी रेखा या लहरदार रेखा बनी हुई हो, या इनमें से कोई एक रेखा बनी हुई हो, तो यह व्यक्ति को दुख देने वाली स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति हर कार्य में असफल होता है, बार बार चिंताएं ऐसे व्यक्ति की बढ़ती रहती है, कभी किस कारण से कभी किस कारण से ऐसे व्यक्ति की चिंता होती रहती है, और हर कार्य ऐसे व्यक्ति का बनना हुआ भी बिगड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीधी रेखाएं जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और आड़ी, टेढ़ी या लहरदार रेखाएं बनी हुई तीनों पर्व पर अच्छी नहीं होती है। इनका बनना शुभ नहीं होता है, मध्यमा अंगुली पर बनना। साथियों, अगले वीडियो में हम अनामिका, कनिष्ठिका और अंगुष्ठ के बारे में समझेंगे। इनके ऊपर बनने वाली रेखाओं के बारे में समझेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।